नमस्कार स्टूडेंट्स, आई एम दिशा पमेचा, योर बायोलॉजी मेंटर, और आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो जैसा कि आपको ध्यान होगा और आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी, वहाँ हमने पढ़ा था कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता क्या है और कितने सिस्टम्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। आज हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे और कितने साइंटिस्ट्स ने कितने टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दिए हैं और कौन कौन से हमें पढ़ने हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं विद द क्लासिफिकेशन गिवन बाय एरिस्टोटल। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन दिया गया था वो दिया था एरिस्टोटल ने, राइट। उसके बाद सेकंड क्लासिफिकेशन, दैट इज द टू किंगडम क्लासिफिकेशन, was given by Carolus Linnaeus. The third system of classification or the three kingdom classification was given by Ernst Haeckel. Fourth, the four kingdom classification where the life was divided into four kingdoms was given by H.F. Copeland, right. The fifth kingdom classification or the five kingdom classification was given by very famous R.H. Whittaker, और इनका system of classification ही हम आज follow भी करते हैं. Sixth is given by the Carl Woese. He gave the three domain and the sixth kingdom classification. So let's start with the classification given by Aristotle. So जैसे कि हमने पढ़ा था previous video में आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हमने तीन साइंटिस्ट्स के बारे में बताया था, जिसमें से एक साइंटिस्ट कौन थे? एरिस्टोटल. सो हु वाज एरिस्टोटल? एरिस्टोटल वाज फादर ऑफ साइंस, राइट, एंड he was the first scientist, to attempt biological classification. Okay, तो ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्लासिफिकेशन करने की कोशिश करी थी, एंड ही वॉज द फर्स्ट पर्सन to give the idea of taxonomy. He was the first person or first scientist who gave the idea of taxonomy. अब हम बात करते हैं कि एरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन किया किस बेसिस पे, क्या चीज़ उन्होंने यूज़ करी ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करने में। जैसे कि अगर आपको याद हो, हमने तब वहाँ भी पढ़ा था कि एरिस्टोटल ने ऑर्गेनिजम्स को उनकी मॉर्फोलॉजी पे, उनके एक्सटर्नल कैरेक्टर्स पे, एक या दो कैरेक्टर्स पे, क्योंकि इट वाज अ काइंड ऑफ आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इसलिए एक या दो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स पे उन्होंने अपना क्लासिफिकेशन बेस किया था. सो एरिस्टोटल्स क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. चलिए आइए देखते हैं कैसे. तो देखिए एरिस्टोटल ने क्या किया, ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिट एंड हैबिटेट, राइट. दो ग्रुप्स उन्होंने बना लिए, प्लांट्स एंड एनिमल्स, राइट. प्लांट्स को उन्होंने देखा कि कुछ प्लांट्स बहुत छोटे दिखते हैं, राइट. तो उन्होंने कैटेगरीज बना दी, स्मॉल. कुछ प्लांट्स उन्होंने कहा कि मीडियम साइज के दिखते हैं, तो उन्होंने एक और कैटेगरी बना दी, मीडियम, राइट. और कुछ प्लांट्स बहुत लार्ज होते हैं, तो एरिस्टोटल ने प्लांट्स जैसे दिखते हैं उस हिसाब से तीन कैटेगरीज फॉर्म कर दी, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज, एंड उनको नेमिंग कर दिया हर्ब्स. जो स्मॉल प्लांट्स दिखते थे उनको बोला हर्ब्स, जो मीडियम प्लांट दिखते थे और जो थोड़े बुशी दिखते थे उनको बोला श्रब्स, और जो प्लांट्स लार्ज होते थे, दे वर टॉल इन हाइट एंड बिग, उनको बोलते थे वो ट्रीज, राइट. जो दूसरा ग्रुप था एनिमल्स, इसको उन्होंने कैसे सब ग्रुप किया? उन्होंने देखा कि कुछ एनिमल्स में आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट नहीं होते, दे आर एब्सेंट, और कुछ ऑर्गेनिजम्स को पिचकाने पे उनमें से क्या निकलता है? ब्लड निकलता है, मतलब उनमें क्या प्रेजेंट है? आरबीसी, ठीक है. तो जिन ऑर्गेनिजम्स में या जिन एनिमल्स में आरबीसी एब्सेंट था उनको उन्होंने बोला एनाइमा,
राइट। कैसे याद करेंगे आप ये? जब भी किसी के आगे ए लगता है मतलब इट इज़ फॉर एब्सेंस ऑफ समथिंग, और यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? एब्सेंस ऑफ आरबीसी, एब्सेंस ऑफ आरबीसी। और जिन ऑर्गेनिजम्स में आरबीसी प्रेजेंट थे, ब्लड प्रेजेंट था, उनको उन्होंने क्या बोल दिया? इनाइमा। क्या बोल दिया? इनाइमा, राइट। इसके साथ साथ उन्होंने एनिमल्स को उनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? उनके हैबिटेट, मतलब वो कहाँ रहते हैं, एनिमल्स को उनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग 3 में डिवाइड कर दिया, राइट। कैसे? वन which live in air, second which live on land or known as terrestrial, third which live in water, तो अब एयर में कौन से रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं? ऑर्गेनिजम्स विच कैन फ्लाई। तो ये क्या हो गई इनकी हैबिट, दैट दे कुड फ्लाई। लैंड में कौन से क्या करते हैं? क्या हैबिट होगी एनिमल्स की जो लैंड पे रहते हैं? दे कैन वॉक, राइट। और जो ऑर्गेनिज्म या जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं वो क्या कर सकते हैं? स्विम, दे कैन स्विम लाइक फिशेज। लैंड पे कौन रहेगा? रेप्टाइल्स या फिर कैटल्स जो वॉक करते थे, राइट। एंड एयर में कौन होगा? जो फ्लाई करते हैं, लाइक बर्ड्स, जिनके पास क्या होते हैं? विंग्स होते हैं फ्लाई करने के लिए। तो एरिस्टोटल ने ऑर्गेनिजम्स को इस हिसाब से कैटेगराइज कर दिया। बट क्या आप इस हिसाब से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं? इज दिस क्लासिफिकेशन इनफ? क्या इस क्लासिफिकेशन से, या एरिस्टोटल ने जो क्लासिफिकेशन दिया उस क्लासिफिकेशंस को आप यूज़ कर सकते हैं जो अर्थ पे सारे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं उनको स्टडी करने के लिए? नहीं, राइट। अब फ्लाई तो भाई बर्ड्स भी करती हैं, इंसेक्ट्स भी करते हैं और बैट्स भी करते हैं। तो क्या आप तीनों को एक ही ग्रुप में रख सकते हो या एक ही सब ग्रुप में रख सकते हो? बिल्कुल नहीं। सो दिस used only a couple of morphological factors to classify the organisms. So this system was rejected और बहुत ही random classification है, right? क्यों random है? क्योंकि उन्होंने बिल्कुल differently sharing relationship वाले organisms को एक साथ group कर दिया, ठीक है। तो अब इसके बाद हमारे पास कौन सा classification आया? इसके बाद हमारा आया two kingdom classification। अब टू किंगडम क्लासिफिकेशन आप सुनिए, दैट वाज एरिस्टोटल्स क्लासिफिकेशन। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? टू किंगडम क्लासिफिकेशन। सो दिस वाज द फर्स्ट क्लासिफिकेशन जहाँ पे ये टर्म किंगडम इंट्रोड्यूस हुआ था। दिस टर्म वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन टू किंगडम क्लासिफिकेशन। एरिस्टोटल ने ये वर्ड या ये टर्म यूज नहीं किया था, ठीक है। समझ आ गई? चलिए आइए देखते हैं कि ये किसने दिया था। So this was given by Carolus Linnaeus. This was given by Carolus Linnaeus, and Carolus Linnaeus कौन थे? He was the father of taxonomy, right? Carolus Linnaeus was the father of taxonomy, and he was the person who gave binomial nomenclature. He was the first person who gave binomial nomenclature, right? ठीक है। अब binomial nomenclature होता क्या है? What is binomial nomenclature? तो binomial nomenclature देखते हैं क्या होता है, ठीक है। लाइफ को फर्दर जब हम डिवाइड करते हैं, राइट, सो वी डिवाइड द लाइफ इनटू domains. We divide the life into domains. The domains are further divided into kingdoms. The domains are further divided into kingdoms. हम हायरार्की सीख रहे हैं
कैसे हम लोएस्ट लेवल ऑफ हायरार्की पे आते हैं? लाइफ इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ हायरार्की, सो वी आर मूविंग डाउन, राइट? किंगडम के बाद अब हमने जैसे यहाँ पे देखा कि कार्लस लिनियस ने दो किंगडम को डिवाइड, ऑर्गेनिजम्स को दो किंगडम्स में डिवाइड किया, प्लांटे और एनिमेलिया। सो किंगडम्स के बाद क्या आएगा? किंगडम्स के बाद अगर हमारे पास एनिमेलिया का हमको डिवीजन करना है आगे, या फर्दर आगे क्लासिफिकेशन करना है, तो हम यूज़ करेंगे टर्म फाइलम। क्या टर्म यूज़ करेंगे हम? फाइलम, राइट? और अगर हमारे को प्लांट्स का क्लासिफिकेशन करना है फर्दर, तो हम बोलेंगे डिवीजन। क्या बोलेंगे हम? डिवीजन। आफ्टर दिस वी हैव क्लासेस, we have orders, we have families, we have genus और in plural called genera, and उसके बाद लास्ट हमारे पास आता है species। क्या आता है लास्ट हमारे पास? species। तो ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर है, राइट? दिस इज द ऑर्डर ऑफ हायरार्की। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि कार्लस लिनियस ने कैसे क्लासिफिकेशन किया। तो कार्लस लिनियस ने ये देखा कि कुछ फीचर्स प्लांटे में प्रेजेंट है, ठीक है, कुछ फीचर्स एनिमेलिया में प्रेजेंट हैं, और वाइस वर्सा वो सेम फीचर्स अगर एनिमेलिया में प्रेजेंट हैं तो प्लांटे में एब्सेंट होंगे, और प्लांटे में प्रेजेंट हैं तो एनिमेलिया में एब्सेंट होंगे। ठीक है, इस बेसिस पे टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन कार्लस लिनियस ने दिया। चलिए आइए देखते हैं कैसे। एक छोटी सी ट्रिक है यहाँ पे जो आप याद कर सकते हैं, दैट इज CCLMR। ये 5 मेजर फीचर्स हैं, दीज आर द 5 मेजर फीचर्स जो कार्लस लिनियस ने स्टडी किए थे। इनके अलावा और भी कार्लस लिनियस ने फीचर स्टडी करे, बट ये सबसे इम्पॉर्टेंट हैं जो कि प्लांटे और एनिमेलिया को सेग्रीगेट करने में यूज़ करे जाते हैं। आइए देखिए क्या है। तो पहला C बताता है सेल वॉल। हमें सिर्फ ये देखना है कि प्रेजेंट है या एब्सेंट है। तो प्लांटे में हमें जहाँ तक पता है सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेल्यूलोज की सेल वॉल बनी होती है, राइट? जबकि यही सेल वॉल एनिमेलिया में एब्सेंट होती है। दूसरे पे आते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम। प्लांटे में प्रेजेंट होता है कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम? नो, इट इज एब्सेंट। जबकि यही सिस्टम एनिमेलिया में कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं एनिमल्स में। ठीक है, लोकोमोशन। व्हाट इज लोकोमोशन? लोकोमोशन मीन्स यू कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आप एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो रूटेड होते हैं। दे आर rooted, they are fixed at one place, so the locomotion is absent in Plantae, whereas animals with the use of limbs can move from one place to another. Animals अपने limbs की सहायता से, अपने हाथ और पैरों की सहायता से एक जगह से दूसरे जगह पर जा सकते हैं। जबकि प्लांट्स में हमें क्या देखने को मिलता है? प्लांट्स में हमें क्या देखने को मिलता है? मूवमेंट। We don't see locomotion, but we see movement. ठीक है, मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। कैसे मूवमेंट देखने को मिलता है? अगर आपने टच मी नॉट देखा हो, तो टच मी नॉट को जब आप टच करते हो तो क्या होता है? इट बिकम्स वेरी सेंसिटिव एंड इट क्लोजेज इट्स लीफ। तो दैट इज नोन एज मूवमेंट बट नॉट लोकोमोशन। चलिए आइए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कैसे वो अपना खाना खाते हैं या कैसे वो अपना भोजन ग्रहण करते हैं, राइट? सो जो प्लांट्स हैं दे डू नॉट ईट, प्लांट्स डू नॉट ईट फूड, खाते थोड़ी हैं खाना। जबकि यही फीचर हमें एनिमल्स में देखने को मिलता है, दे ईट फूड। तो लिनियस ने बहुत एक लेमन क्लासिफिकेशन किया था कि क्या चीज़ किस में प्रेजेंट है और किस में एब्सेंट है।
लास्ट हम देखते हैं रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। अब एक्सटर्नल स्टिमुलस में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं जो एक्सटर्नल स्टिमुलस में हमें देखने को मिलती हैं, जैसे कि pH और टेम्परेचर, प्रेशर, ये कुछ चीज़ें होती हैं, या फिर सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन, ये कुछ एक्सटर्नल स्टिमुलस होते हैं जो हमें देखने को मिलते हैं इन्वायरमेंट में। तो उसको रिस्पॉन्स करने में या उसको रिस्पॉन्ड करने में, उसकी तरफ रिएक्शन देने में प्लांट्स स्लो हैं। प्लांट्स क्या है? स्लो। जबकि अगर यही रिस्पॉन्स एनिमल्स में देखा जाए तो दे गेट क्विकर रिस्पॉन्स, या दे गिव क्विकर रिस्पॉन्स और फास्टर रिस्पॉन्स, राइट? दे गिव क्विक रिस्पॉन्स और फास्ट रिस्पॉन्स। थोड़ा सा हम इसमें एक चीज़ और देख सकते हैं कि और कौन कौन से फीचर्स कार्लस लिनियस ने यूज़ करे थे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, क्या सबसे पहले तो हम क्या देखा, सेल वॉल हमने देख लिया। उसके बाद प्लांट्स में और क्या प्रेजेंट होते हैं? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्रिस्टल्स या कुछ प्रेजेंट होते हैं उनके साइटोप्लाज्म में, है ना? होते हैं कि नहीं होते हैं? यस होते हैं। तो वो प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। यही इनऑर्गेनिक क्रिस्टल्स एनिमेलिया में एब्सेंट होते हैं। आते हैं हम सेल वैक्यूल पे। सेल वैक्यूल देखने को मिलता है हमें प्लांट्स में? यस। एनिमल्स में देखने को मिलता है? नो। नेक्स्ट फीचर हम लेते हैं ग्रोथ। प्लांट्स में कैसी ग्रोथ होती है? अनलिमिटेड ग्रोथ, बढ़ते जाते हैं प्लांट्स, राइट? जबकि एनिमेलिया में कैसी ग्रोथ होती है? लिमिटेड, ठीक है? कुछ ही टाइम तक ग्रो करते हैं, उसके बाद इंसान की या ह्यूमन की या किसी भी एनिमल की ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, राइट? उसके बाद आते हैं वेल डिफाइंड ग्रोथ, या ग्रोथ पॉइंट्स भी बोल सकते हैं हम, कि वेल डिफाइंड ग्रोथ पॉइंट्स मिलते हैं हमें। किस में मिलते हैं वेल डिफाइंड ग्रोथ पॉइंट्स? प्लांट्स में मिलते हैं। जहाँ से लीव्स को उगना है वहीं से लीव्स उगेंगी, जहाँ से रूट उगना है वहीं से रूट उगेगा। जबकि वेल डिफाइंड ग्रोथ इसमें एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होती है। बात करते हैं हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की, नर्वस सिस्टम की, सेंस ऑर्गन्स की। तो ये सारी चीज़ें हमें एनिमल्स में मिलती हैं। वी फाइंड एक्सक्रीशन, वी फाइंड सेंस ऑर्गन्स एंड वी फाइंड नर्वस सिस्टम ऑल्सो। देयर इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम, राइट? नर्वस सिस्टम इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो कि हमें एनिमल्स में देखने को मिलता है, बट यही चीज़ हमारे को प्लांट्स में देखने को नहीं मिलती हैं। प्लांट्स में देखने को हमें नहीं मिलती हैं, ठीक है? सो दीज आर सम मोर फीचर्स जो हमारे को पढ़ने हैं एज कंपेयर टू दीज फीचर्स, राइट? सेल वॉल, कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम, लोकोमोशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई के साथ में आप ये फीचर्स भी पढ़ सकते हैं जो कार्लस लिनियस ने यूज़ करे थे प्लांटे और एनिमेलिया को क्या करने में? अलग करने में, ग्रुप करने में या सेग्रीगेट करने में, राइट? बट अब इस क्लासिफिकेशन को अडॉप्ट तो करा नहीं गया, ठीक है? इसको रिजेक्ट कर दिया गया। अब इस सिस्टम के रिजेक्शन की क्या रीजंस थे ये देखते हैं। क्या ड्रॉबैक्स थे? नो डिफरेंस बिटवीन यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर, ठीक है? क्या आपको यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर में डिफरेंस दिख रहा है? यहाँ पे नहीं दिख रहा बिल्कुल भी। नो डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। कौन से ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस एनवेलप्ड है या कौन से ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस एनवेलप्ड नहीं है, हमें पता नहीं चल रहा। नो डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन सा है?
फंजाई। फंजाई क्या है? इट्स अ नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, अपना खाना खुद नहीं बनाता है। उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेता है, पर उसको कहाँ रखा गया? प्लांटी में। तो क्या ये क्लासिफिकेशन सही है? नहीं, ये क्लासिफिकेशन बिल्कुल सही नहीं है। ऐसे ही अगर हम कुछ ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ें तो फॉर एग्जाम्पल यूग्लिना, यूग्लिना में दोनों तरह, यूग्लिना या यूग्लिना के रिलेटिव्स में दोनों तरह के न्यूट्रिशन मिलते हैं, होलोफाइटिक एंड होलोजोइक। ठीक है, कैसे इसको सेग्रीगेट, कैसे इसको ग्रुप करेंगे, कैसे इसको सेग्रीगेट करेंगे? एनिमल्स में रखेंगे या प्लांट्स में रखेंगे? सो दिस क्लासिफिकेशन, टू किंगडम क्लासिफिकेशन वाज नॉट सफिशिएंट। देन हम देखते हैं यूनिसेल्युलर एल्गे एंड डायटम्स, ये एक साथ रखे गए थे। ठीक है, और इनमें रेजेंबलेंस भी बहुत थी। ठीक है, देन हम और क्या देखते हैं? हम स्लाइम मोल्ड्स के बारे में भी देखते हैं। स्लाइम मोल्ड्स को कोई प्रॉपर क्लासिफिकेशन नहीं दिया गया। वायरसेस को कोई क्लासिफिकेशन नहीं दिया गया था, राइट? वायरसेस, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, इन तीनों की सेल वॉल्यूम्स हैव मेजर डिफरेंस, राइट? इन तीनों की जो सेल वॉल्यूम्स हैं उनमें मेजर डिफरेंस है, बट फिर भी इनका कोई सेपरेट क्लासिफिकेशन नहीं था। ठीक है, फंजाई हमने देख ही लिया कि फंजाई का देयर वाज नो सेपरेट ग्रुप फॉर फंजाई, और उसको फंजाई को किसके साथ में रखा हुआ है? प्लांटी के साथ में ही रखा हुआ है। ठीक है, और भी अगर हम लोएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स में जाते हैं तो वहाँ पे जो लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं दे कैन नॉट बी क्लासिफाइड इनटू प्लांटे और एनिमेलिया। उनको हम या तो एनिमल या प्लांट में नहीं डाल सकते, राइट? सो ऐसा कोई ग्रुप हमें यहाँ मिला ही नहीं। सो इवेंचुअली दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और दिस टू किंगडम क्लासिफिकेशन वाज रिजेक्टेड. What came next was the three kingdom classification given by Ernst Haeckel. Who gave the three kingdom classification? Ernst Haeckel. ठीक है, अब Ernst Haeckel ने देखा कि कुछ लैकिंग है यहाँ पे. क्या लैकिंग है? क्या लैकिंग है? टिश्यू सिस्टम. He said that there was a lack of tissue differentiation. ठीक है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका टिश्यू डेवलप्ड नहीं है. क्या नहीं है? टिश्यू डेवलप्ड नहीं है. इसको हम और भी बोल सकते हैं या फिर हम ये भी बोल सकते हैं that three kingdom classification was also based upon thallus organization. ठीक है, राइट? तो अर्नस्ट हैकेल ने क्या किया? अर्नस्ट हैकेल ने कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स प्लांटे में से भी निकाल लिए, एनिमेलिया में से भी निकाल लिए, ठीक है, और उनका एक सेपरेट ग्रुप बना दिया जिसको उन्होंने क्या बोला? प्रोटिस्टा. जिसको उन्होंने क्या बोला? प्रोटिस्टा. और इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स रख दिए इन्होंने? प्रोटोजोन्स, एल्गी, बैक्टीरिया एंड सबसे बड़ा चेंज, उन्होंने प्लांट्स में से फंजाई को निकाल के कहाँ रख दिया? प्रोटिस्टा में. कहाँ रख दिया? प्रोटिस्टा में. सो सी व्हाट ऑर्गेनिजम्स आर देयर इन प्रोटिस्टा? प्रोटोजोन्स, फंजाई, लाइकेंस, बैक्टीरिया, डायटम्स. ठीक है, लाइकेंस को क्यों रखा, क्यों निकाला यहाँ से? क्योंकि जो लाइकेंस हैं वो कैसे बनते हैं? दे हैव टू पार्टनर्स, राइट? दे हैव टू म्यूचुअल पार्टनर्स. कौन कौन से? माइकोबायोन्ट एंड फाइकोबायोन्ट. मतलब एल्गी भी है इसमें, और क्या है? फंजाई का एक म्यूचुअल रिलेशनशिप से ये ऑर्गेनिज्म बनता है,
और उसको हम क्या बोलते हैं, लाइकेंस। फंजाई का मैंने आपको रीज़न बता दिया कि क्यों सेपरेट किया, ठीक है। प्रोटोजोअन्स को भी यहाँ पे अलग कर दिया था, राइट। बैक्टीरिया भी अलग हो गए थे यहाँ पे। डायटम्स, अनदर एग्जाम्पल ऑफ प्रोटिस्टा, ठीक है। तो अर्नस्ट हैकल ने क्या किया, एक और थर्ड किंगडम बना दिया या थर्ड किंगडम इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसको बोला उन्होंने प्रोटिस्टा। अब ये जो टर्म प्रोटिस्टा है, ये किसने दिया है, दिस वाज गिवन बाय सी क्यूवेर, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, अगर आपसे पूछा जाता है हु गेव द टर्म प्रोटिस्टा, टर्म वर्ड किसने दिया है, तो आप लिखेंगे सी क्यूवेर, राइट। बट हु गेव और हु इंट्रोड्यूस्ड द किंगडम प्रोटिस्टा, तो आप किसका नाम लेंगे, अर्नस्ट हैकल, बिकॉज अर्नस्ट हैकल ने ही इंट्रोड्यूस किया था किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। समझ आ गई। आगे देखते हैं। अब हमारे पास आता है 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या आता है हमारे पास में, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, एंड दिस किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय कोपलैंड। किसने दिया था ये, एच.एफ. कोपलैंड ने। तो एच.एफ. कोपलैंड ने देखा दैट प्रोकैरियोट्स जो हैं, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, और यू कैन ऑल्सो कॉल देम blue green algae, or what else you can call them, blue green algae, right. They can be placed under a kingdom he introduced known as Monera, or it was also known as Mycota or Mychota, right. So according to Copeland, there were 4 kingdoms. Monera, Protista, Plantae and Animalia, ठीक है, राइट। सो उन्होंने बोला कि जो प्रोटिस्टा थे, दे वर सिंगल सेल्ड यूकैरियोट ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। प्रोटिस्टा का जो उन्होंने ग्रुपिज्म किया, वो उन्होंने ये देख के किया, जो मोनेरा उन्होंने अलग से इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने बोला कि हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को भी सेग्रीगेट कर देते हैं, ठीक है। मोनेरा ने उन्होंने क्या डाल दिया, मोनेरा में उन्होंने सारे अपने यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स को डाल दिया। प्रोटिस्टा में उन्होंने क्या रख दिए, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स। क्या रख दिए, सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स रख दिए। अभी भी देखिए फंजाई कहाँ रखा हुआ है, फंजाई स्टिल रिमेन्ड विद प्लांट्स। द मेन ड्रॉबैक ऑफ दिस सिस्टम वॉज दैट फंजाई आर नॉट प्रॉपरली प्लेस्ड। क्यों ये सिस्टम एक्सेप्ट नहीं हुआ था, Why this system was not accepted? Because अभी भी फंजाई की प्रॉपर प्लेसिंग नहीं दी गई थी, ठीक है। Let's come to another classification that was given by the infamous R.H. Whitaker. जो R.H. Whitaker थे हमारे, उन्होंने 1969 में R.H. Whitaker introduced a complete new kingdom, एक complete new kingdom उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। कौन सा था, देखिए डायग्राम को देख के फाइंड करिए। मोनेरा तो हमारे पास पहले भी था, ठीक है, मोनेरा तो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में आ गया था, कोपलैंड ले आए थे। प्रोटिस्ट हमारे को अर्नस्ट हैकल ने दे दिया था, ठीक है। प्लांटे और एनिमेलिया हमारे पास पहले से था ही। तो कौन सा बेटा, कौन सा नया किंगडम इंट्रोड्यूस हुआ है यहाँ पे, फंजाई। सो नाउ फाइनली फंजाई को अपनी जगह मिल गई। अब देखो कैसे उन्होंने और किन किन फीचर्स पे उन्होंने, या फिर R.H. Whitaker ने कैसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को बनाया है। फर्स्ट उनका था फीचर सेल वॉल का कॉम्पोजिशन। सेकंड था टाइप ऑफ सेल, क्या टाइप का सेल है, प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, यूनिसेल्युलर है भैया कि मल्टी सेल्युलर है, राइट। जो हमने 3 ड्रॉबैक्स
टू किंगडम क्लासिफिकेशन में पढ़े थे, राइट? कौन से ड्रॉबैक्स पढ़े थे? दैट देयर वाज नो डिफरेंस बिटवीन यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन से हमें वो क्लियर हो जाएगा। देयर वाज नो डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, टाइप ऑफ सेल से वो हमें क्लियर हो जाएगा। एंड देयर वाज नो डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक। तो द फोर्थ फीचर that R.H. Whittaker took was mode of nutrition. Mode of nutrition. ठीक है, देख रहे हैं आप लोग? राइट तो हम आगे चलते हैं। अब ये टेबल आपको NCERT में भी मिलेगी और इस टेबल को ही आपको फॉलो करना है। तो चलिए देखते हैं R.H. Whittaker ने क्या क्या फीचर्स लिए थे। सेल टाइप, वेरी गुड। सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है या एब्सेंट है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कैसे ऑर्गेनिज्म अपना खाना ऑब्टेन करता है, खुद बनाता है या दूसरों पे डिपेंडेंट रहता है। अगर खुद भी बनाता है तो वो क्लोरोफिल से और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट से बना रहा है, सनलाइट को यूज़ करके बना रहा है, या फिर वो कोई केमिकल सब्सटेंसेस को यूज़ करके बना रहा है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले 5 किंगडम कौन कौन से हुए हमारे पास? मोनेरा। सेकेंड किंगडम प्रोटिस्टा। थर्ड जो यहाँ पे नया किंगडम इंट्रोड्यूस हुआ है वो कौन सा है? फंजाई। फोर्थ इज प्लांटी एंड फिफ्थ इज एनिमेलिया, जिनके बारे में तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं। देखते हैं सेल टाइप मोनेरा में कैसा होता है। सेल टाइप क्या होगा मोनेरा में? क्या बताया था कोपलैंड ने 4 किंगडम में कि मोनेरा और प्रोटिस्टा को अलग कर देंगे। तो मोनेरा में क्या रहेगा? मोनेरा में हमारे सारे यूनिसेल्युलर क्या रहेंगे? प्रोकैरियोट्स, यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स। ठीक है, प्रोटिस्टा में क्या रहेगा? यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स। देखिए आप एक साथ 2 फीचर पढ़ सकते हैं, सेल टाइप भी पढ़ सकते हैं और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं फंजाई में। फंजाई में आप देख रहे हैं दैट देयर आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में यहाँ से स्टार्ट होता है मल्टी सेल्यूलर बनना। बहुत सारे सेल्स से ऑर्गेनिज्म बनता है, बट इनका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? आर दे कॉम्पैक्टली पैक्ड और आर दे लूजली ऑर्गेनाइज्ड? राइट, एकदम इकट्ठा होके बंधे हुए ये सेल्स या लूजली पैक्ड हैं? सो फंजाई में हम देखते हैं दैट दे आर लूजली पैक्ड, देयर आर लूज टिश्यूज। जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो लूज दिखेगा आपको किसमें? फंजाई में। ठीक है, प्लांटी में अगर देखते हैं तो सेल टाइप क्या है? यूकैरियोटिक होगा। ठीक है, प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो वो यूकैरियोट हो गया। एनिमेलिया में कौन सा सेल टाइप है? यूकैरियोटिक। कौन सा सेल टाइप है एनिमेलिया में? यूकैरियोटिक। अब अगर हम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं तो यहाँ पे हमें पता चलता है इट इज़ अ टिश्यू। जो बहुत सारे सेल्स थे उनने सबने मिल के क्या बना लिया? जो मल्टी सेल्यूलर, हम कह रहे हैं जो मल्टी सेल्यूलर हैं, उन्होंने इकट्ठा होके क्या बना लिया? टिश्यू सिस्टम बना लिया। क्या बना लिया? टिश्यू सिस्टम। और बहुत सारे टिश्यू ने एक साथ मिलकर क्या बना लिया? ऑर्गन्स। क्या बना लिए? ऑर्गन्स। बट क्या यहाँ पे कोई हमारे को ऑर्गन सिस्टम मिलता है? नहीं मिलता है। हमने पढ़ा था ना, क्या कार्लस लिनियस ने क्या बोला था कि यहाँ पे कोई भी एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है, कोई नर्वस सिस्टम नहीं है, कोई सेंस ऑर्गन्स नहीं है। तो ऑर्गन सिस्टम हमारे को यहाँ पे प्लांट्स में या प्लांटे में नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा हमारे को? एनिमेलिया में। एनिमेलिया में हमारे को एक्सक्रीशन भी मिलेगा, डाइजेशन भी मिलेगा, नर्वस सिस्टम भी मिलेगा। ठीक है, सेंस ऑर्गन्स भी मिलेंगे। ठीक है, ये हमारे को समझ आ गई। नेक्स्ट पे आते हैं, सेल वॉल की बात करते हैं। अब सेल वॉल देखिए बच्चे, मोनेरा में जो सेल वॉल होती है दैट इज़ नॉट मेड अप ऑफ सेल्यूलोस। किससे नहीं बनी हुई होती? सेल्यूलोस से नहीं बनी हुई होती। तो भैया किससे बनी हुई होती है? वो बनी होती है पॉलीसैकेराइड मॉलिक्यूल्स से। पॉलीसैकेराइड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं?
पॉलीसैकेराइड मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो बड़े बड़े शुगर्स होते हैं, शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके साथ में कुछ अमीनो एसिड्स जुड़े होते हैं या कुछ पेप्टाइड मोइटीज़ जुड़ी हुई होती हैं। इससे हमारा क्या बनता है, मोनेरा का सेल वॉल। अब कौन से पॉलीसैकेराइड मॉलिक्यूल्स जुड़े होते हैं, जैसे कि एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, नैग एक मॉलिक्यूल ये होता है। दूसरा मॉलिक्यूल होता है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ये ऑल्टरनेट अरेंज्ड होते हैं और ये किससे कनेक्टेड होते हैं, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से ये कनेक्टेड होते हैं और ये क्या बनाते हैं, हमारी नॉन सेल्यूलोजिक सेल वॉल बनाते हैं। ठीक है, आते हैं हम प्रोटिस्टा में। तो प्रोटिस्टा में कुछ में सेल वॉल्स प्रेजेंट होती हैं और कुछ में सेल वॉल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं। जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, अगर वो सेल वॉल प्रेजेंट है तो वो किसकी बनी होगी, सेल्यूलोज की बनी हुई होगी। अगर वो जिसमें भी प्रेजेंट होगी तो उसमें वो सेल वॉल कैसी होगी, सेल्यूलोजिक। कैसी होगी, सेल्यूलोजिक, सेल्यूलोज की बनी हुई होगी। नाउ वी कम टू फंजाई। फंजाई में हमने देखा कि सेल वॉल होती है, बट सेल वॉल किसकी बनी हुई नहीं है, इट्स अ नॉन सेल्यूलोजिक सेल वॉल। आपको बच्चे सिर्फ यही ध्यान रखना है कि सेल्यूलोजिक है या नॉन सेल्यूलोजिक है। काइटिन अगर आप याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो देखते हैं फंजाई में किस किस से बनी हुई है सेल वॉल, काइटिन से। किससे बनी हुई है सेल वॉल, काइटिन से। ठीक है, कमिंग टू प्लांटे। प्लांटे में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और किसकी बनी हुई होती है, सेल्यूलोजिक सेल वॉल होती है। किसकी सेल वॉल होती है, सेल्यूलोज की, राइट। एनिमेलिया में सेल वॉल एब्सेंट होती है, एनिमेलिया में सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट। एंड फंजाई में एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है वो, फंजाई में एक एक्सेप्शन है जिसको हम बोलते हैं ओमाइसिटीज। क्या बोलते हैं, ओमाइसिटीज, जिसमें सेल वॉल क्या होती है, जिसमें क्या होती है सेल वॉल, सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, राइट, सेल्यूलोजिक होती है। तो ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी हम गैदर करते रहनी चाहिए। नेक्स्ट हम आते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो भाई हमें सेल टाइप से ही पता चल जाता है कि अगर प्रोकैरियोटिक सेल है तो न्यूक्लियस वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन में या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट नहीं होएगा, वो एक न्यूक्लियोइड की तरह प्रेजेंट होगा। जेनेटिक मटेरियल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होएगा, इट वुड बी इन अ लूज फॉर्म, और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी वो एब्सेंट होगी। आगे हमारे सारे सेल्स क्या हैं, यूकैरियोट्स हैं। यूकैरियोट्स का सबसे बड़ा फीचर क्या होता है कि उनके पास एक मेम्ब्रेन न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सब में प्रोटिस्टा से लेकर एनिमेलिया तक प्रेजेंट होगी। ठीक है, अब हम आते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे। भाई ऑर्गेनिज्म खाना कैसे खाता है, ठीक है, चलिए देखते हैं, इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं हम, क्या रहने देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास मोनेरा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या देख रहे हैं हम, मोनेरा में हमारे को दो तरीका का मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिल रहा है। क्या क्या मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिल रहा है, एक हमें मिल रहा है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा हमें मिल रहा है हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी दो तरीके की न्यूट्रिशन है जहां ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है, दो तरीके से। कैसे, या तो केमिकल्स को यूज करके, या तो केमिकल्स को यूज करके, उसको हम बोलेंगे कीमो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और अगर ऑर्गेनिज्म क्लोरोफिल को यूज़ करके बना रहा है तो हम उसको बोलेंगे फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, आते हैं हम हेटेरोट्रॉफिक पे। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, जहाँ पे ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होता है अपने खुद के न्यूट्रिशन के लिए। कैसे हो सकता है, ये फिर से दो तरीके का हो सकता है।
ठीक है, या तो वो ऑर्गेनिज्म डेड हो जिससे मोनेरा ऑब्टेन कर रहा है न्यूट्रिशन, या फिर वो ऑर्गेनिज्म अलाइव हो, ठीक है। अगर वो ऑर्गेनिज्म डेड है तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलेंगे सैप्रोफिटिक, राइट। और अगर वो ऑर्गेनिज्म अलाइव है तो हम उसको बोलेंगे पैरासिटिक। क्या बोलेंगे? पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रोटिस्टा में कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। प्रोटिस्टा में भी हमें दोनों तरीके के मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिल रहे हैं, ऑटोट्रॉफिक भी और हेटरोट्रॉफिक भी। मतलब कुछ प्रोटिस्टेंस तो ऐसे होते हैं जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, और कुछ प्रोटिस्टेंस ऐसे होते हैं जो अपने खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट होते हैं। बट इसमें प्रोटिस्टेंस में कीमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं देखा गया है, ओनली फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑब्जर्व्ड, ठीक है। फंजाई पे आते हैं, तो फंजाई में हमने देखा कि फंजाई में कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा? एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, दूसरे के ऊपर ग्रो करके वो अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन या न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है। तो हमने देखा कि भाई फंजाई इज अ हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें कि सैप्रोफिटिक मतलब डेड ऑर्गेनिजम्स पे आप अपना एंजाइम बिखेर दो, आप अपना एंजाइम रिलीज कर दो, और फिर जब वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो हैं डेड ऑर्गेनिज्म के, वो ब्रेक डाउन होते हैं इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स विच आर फाइनली एब्जॉर्ब बाय द फंगल ऑर्गेनिज्म, राइट। इसको हम कहते हैं, ऐसे तरीके के डाइजेशन को जो सेल के बाहर होता है उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। क्या बोलते हैं हम? एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन, जो हमें कहाँ देखने को मिलता है? फंगल ऑर्गेनिजम्स में या फंजाई में, ठीक है, राइट। अब हम आते हैं प्लांट्स पे। प्लांट्स तो हमें पता है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्लोरोफिल यूज़ करते हैं, सनलाइट को कैप्चर करते हैं, राइट, और क्या बनाते हैं? अपना खाना बनाते हैं। देन एनिमल्स में हमको देखने को मिलता है हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब एनिमल्स में हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, मतलब वो किसी और से अपना खाना ऑब्टेन करते हैं। बट यहाँ पे दो तरह कौन से हैं? होलोजोइक। होलोजोइक मतलब क्या होता है कि आपने किसी ऑर्गेनिज्म को इंजेस्ट कर लिया, खा लिया, उस ऑर्गेनिज्म को खा लिया। अब वो ऑर्गेनिज्म आपके अंदर चला गया और अंदर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन हो रहा है। ऐसे डाइजेशन को हम बोलते हैं इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। क्या बोलते हैं? इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। यहाँ पे एनिमेलिया में कोई भी ऑर्गेनिज्म एंजाइम्स को बाहर नहीं सिक्रीट करता है। कहाँ नहीं सिक्रीट करता है? बाहर सिक्रीट नहीं करता है। जो भी डाइजेशन होता है वो अंदर होता है, या फिर वो डेड ऑर्गेनिजम्स को कंज्यूम करता है। क्या करता है? डेड ऑर्गेनिजम्स को कंज्यूम करता है, और उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ फीचर्स थे, एक दो फीचर्स और थे जो कि हम देख सकते हैं, राइट। जैसे कि यहाँ आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ ठीक है, ठीक है। यहाँ हम देख लेते हैं कि क्लोरोप्लास्ट किस किस में प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया किस किस में प्रेजेंट है, ठीक है। अब भाई दिस इज़ वेरी इजी। क्लोरोप्लास्ट जिसमें भी फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, बाकियों में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होएगा। वेरी मच कॉन्सेप्चुअल आंसर, ठीक है। अब इसका बहुत कॉन्सेप्ट से हम आंसर निकालेंगे। क्लोरोप्लास्ट मोनेरा में हमने देखा था फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो क्लोरोप्लास्ट मोनेरा में प्रेजेंट होगा, ऑफ कोर्स होगा। प्रोटिस्टा में कुछ में था, तो इन सम ऑर्गेनिजम्स, राइट। जबकि फंजाई में इट विल नॉट बी प्रेजेंट, क्लोरोप्लास्ट नहीं प्रेजेंट होएगा। प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट विल बी प्रेजेंट, येस और नो? प्लांट्स में प्रेजेंट होएगा ना, फोटोसिंथेसिस करना है ना, ठीक है।
एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होएगा। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इज अ मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली, तो ये प्रोकैरियोट्स के अलावा सब में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स कौन है? मोनेरा, तो मोनेरा में प्रेजेंट नहीं होगा, बाकी प्रोटिस्टा में प्रेजेंट होगा, फंजाई में प्रेजेंट होगा, प्लांटी में होगा और एनिमेलिया में प्रेजेंट होगा। सो दीज वर सम एक्स्ट्रा फीचर्स जो कि हम पढ़ सकते हैं आर.एच. व्हिटेकर की टेबल के साथ साथ में। ऑल्सो एक चीज़ हम और देख लेते हैं, क्या देख सकते हैं हम कि जो आर.एच. व्हिटेकर ने हमारे को क्लासिफिकेशन दिया था, जो आर.एच. व्हिटेकर ने हमारे को ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, ठीक है, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन ट्रू फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। कैसे बोल दिया हमने कि भाई, या कैसे बोल दिया आर.एच. व्हिटेकर ने कि मेरा जो क्लासिफिकेशन है वो ट्रू फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स पे बेस्ड है। देखते हैं, हमने सबसे पहले देखा मोनेरा, ठीक है। मोनेरा में क्या मिलते हैं हमें? यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स, बिल्कुल प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। इससे कौन आया? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में हमें कौन मिला? यूनिसेल्युलर, थोड़े से डेवलप हो गए, यूकैरियोट्स हो गए, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आ गई, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड हो गया, तो क्या आ गए? यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स। इसके बाद कौन आ गया? फंजाई आ गया। ये यूनिसेल्युलर से किस में इवॉल्व हो गए? मल्टी सेल्युलर में इवॉल्व हो गए, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा हमें टिश्यू डिफ्रेंसिएशन भी दिखने लगा। क्या दिखने लगा? टिश्यू डिफ्रेंसिएशन दिखने लगा, लूजली सेल्स ऑर्गेनाइज होने लगे, राइट। फंजाई के बाद हमने क्या देखा? प्लांट देखा। प्लांट्स में मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स ने कॉम्पैक्ट होके क्या बना लिया? ऑर्गन्स बना लिए। और इन ऑर्गन्स ने क्या किया? क्या दिखाया इन ऑर्गन्स ने हमें? एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखाई, दैट इज डिवीजन ऑफ लेबर। हर ऑर्गन की अपनी अपनी फंक्शन डिसाइड हो गई थी, डिटरमाइन हो गई थी कि भाई लीव्स क्या काम करेंगी, स्टेम क्या काम करेगी, रूट्स क्या काम करेगी, फ्लावर का काम क्या है, ये डिसाइड हो चुका था, ठीक है। डिवीजन ऑफ लेबर। और एनिमेलिया में तो हमें सबसे एडवांस्ड फीचर दिखाई दिया, जो कि क्या था? ऑर्गन सिस्टम हमें दिखने लग गए, जो हमारे को प्लांटे में नहीं मिला था। सेंस ऑर्गन्स आ गए, बहुत कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम आ गया, डाइजेशन सिस्टम आ गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम आ गए। ये सारे ऑर्गन सिस्टम्स हमें कहाँ देखने को मिले? एनिमेलिया में, ठीक है। तो ये क्या हुआ? एक ट्रू फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप हुआ। हम एक टाइमलाइन पे चल रहे हैं कि सबसे पहले कौन आया, फिर उससे कौन इवॉल्व हुआ, फिर सबसे ज़्यादा एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म कौन सा था, ये एवोल्यूशन देखा। तो एक एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप या एक एवोल्यूशनरी ब्रिज बन रहा है यहाँ पे। तो ये प्रूव हो गया ना प्रूव कि उन्होंने अपना क्लासिफिकेशन ट्रू फाइलोजेनेटिक या ट्रू एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स पे बनाया था। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। बैक्टीरिया में आपको क्या मिलता है एज ए जेनेटिक मटेरियल? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मिलता है। और हम ह्यूमंस में क्या मिलता है? हम ह्यूमंस में भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मिलता है। तो समझ आ रहा है कि किसी वजह से हम बैक्टीरिया से इवॉल्व हुए हैं, ये एक वन ऑफ द रीजंस हो सकता है, राइट। सो दिस इज ऑल्सो एन एविडेंस ऑफ एवोल्यूशनरी ब्रिज और एविडेंस ऑफ ट्रू नेचुरल रिलेशनशिप्स और ट्रू फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन हमारे को दिया था कार्ल वूस्ट ने। अभी हमने कितने किंगडम्स देखे? 5 किंगडम्स देखे। कौन कौन से?
मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। यहाँ कितने किंगडम्स आ गए हमारे पास में? 6 किंगडम्स आ गए। भाई ऐसा क्या किया इन्होंने? इन्होंने क्या किया? इन्होंने मोनेरा को फर्दर डिवाइड कर दिया। किस में डिवाइड कर दिया फर्दर? 2 किंगडम्स में। कौन सा किंगडम था? आर्की बैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया में उन्होंने बोला कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे जो कि क्या होंगे? नंबर 1 यूनिसेल्युलर, नंबर 2 प्रोकैरियोटिक, और इन आर्की बैक्टीरिया का स्पेशल फीचर ये होगा कि ये एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स में सरवाइव कर सकते हैं। इनका जो सेल वॉल का कॉम्पोजिशन होगा वो ऐसा होगा कि वो उसको सर्वाइवल देगा इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशंस। फॉर एग्जाम्पल एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर्स, एक्सट्रीम लो टेम्परेचर्स, high salt concentrations, right? Extreme methane conditions, right? और यू बैक्टीरिया वो ऑर्गेनिजम्स थे जो कि हमारे ट्रू बैक्टीरिया हैं। क्या है ये? ट्रू बैक्टीरिया हैं, और ये हमें मोस्टली कहाँ मिलेंगे? ह्यूमन गट में मिलेंगे। ठीक है, देखते हैं कैसे किया। These 6 किंगडम्स आर आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, और बाकी के 4 किंगडम्स तो आपको पता है ना, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया, राइट? दे आर 4 किंगडम्स, दैट इज आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा एंड फंजाई। ठीक है, नेक्स्ट। अब कार्ल वूस ने क्लासिफाई किया ऑर्गेनिजम्स को on the basis of sequencing of 16S rRNA, right? 16S rRNA की जो DNA है उसका सीक्वेंसिंग किया। अब ये क्या होता है 16S rRDNA? आपने 70S राइबोसोम सुना है? 70S राइबोसोम के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है? 70S राइबोसोम में क्या है? 2 सब यूनिट्स होते हैं। 2 सब यूनिट्स होते हैं, कौन कौन से? एक लार्जर सब यूनिट होता है, किसका? 50S का, और एक स्मॉलर सब यूनिट होता है, किसका? 30S का। ठीक है, ये लार्जर सब यूनिट कितना का हुआ? 50S का। ये स्मॉलर सब यूनिट कितना का हुआ? 30S का। इस 30S में प्रेजेंट होता है 16S rRNA। क्या प्रेजेंट होता है? 16S rRNA। इस rRNA की जो DNA सीक्वेंस है उसकी सीक्वेंसिंग पे बेस्ड है हमारा कौन सा किंगडम क्लासिफिकेशन? 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसको किसने दिया था? कार्ल वूस ने दिया था। और उन्होंने क्या बोला? दैट ही प्रपोज 3 डोमेन्स। याद है आपको? मैंने आपको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में बताया था कि लाइफ के बाद में कौन सी हायरार्किकल रैंक आती है? डोमेन्स। तो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू यूज द टर्म डोमेन्स, और इन्होंने 3 डोमेन्स बना दिए। क्या बना दिए? 3 डोमेन्स बना दिए। दैट वॉज आर्की, यूकैरिया एंड यूबैक्टीरिया। देखिए, आर्की, यूबैक्टीरिया एंड नेक्स्ट पे आते हैं हम यूकैरिया। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या बताया था आपको? मोनेरा को किस में डिवाइड कर दिया? यू बैक्टीरिया में, और आर्की बैक्टीरिया में डिवाइड हो गए, राइट? प्रोटिस्टा आ गया, प्लांटे आ गया, एनिमेलिया आ गया, फंजाई आ गया। फीचर्स वही हैं। आर्की बैक्टीरिया में देखिए यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स, यू बैक्टीरिया में यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स, बट इनके फीचर्स अलग है। ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं, प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, जो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में रहते हैं। और यू बैक्टीरिया कहाँ मिलते हैं हमें?
ह्यूमन गट में मिलते हैं। प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर कुछ ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे। प्लांटे में वही यूकैरियोटिक मल्टीसेल्युलर ऑर्गन्स वाले, एनिमेलिया में ऑर्गन सिस्टम वाले, फंजाई में मल्टीसेल्युलर यूकैरियोट्स जो कि लूज सेल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हमको देखने को मिलता है। नाउ 3 डोमेन्स थे, आर्किया, यूबैक्टीरिया एंड यूकैरिया। आर्किया में कौन कौन आ गया? जो कि कहाँ रहते हैं? एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स में, राइट। सबसे पहले हम देखते हैं साइक्रोफाइल्स। कौन होते हैं साइक्रोफाइल्स? साइक्रोफाइल्स वो बैक्टीरिया होते हैं जो कहाँ रहते हैं? एक्सट्रीम लो टेम्परेचर्स में, वेरी वेरी लो टेम्परेचर्स, राइट। थर्मोफाइल्स, कौन होते थर्मोफाइल्स? जो एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर्स में रहते हैं, ठीक है। साइक्रोफाइल्स आपको मिल जाएंगे स्नो में, राइट। थर्मोफाइल्स आपको मिल जाएंगे हॉट स्प्रिंग्स में या फिर हॉट एसिड स्प्रिंग्स में, जिनको हम बोलते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स, ठीक है। मीथेनोजेंस, राइट, जो कि क्या प्रोड्यूस करते हैं? मीथेन, ठीक है। हैलोफाइल्स, हैलोफाइल्स कौन कौन से होते हैं? हैलोफाइल्स होते हैं जो कि कहाँ मिलते हैं हमें? बहुत ज़्यादा हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशंस में, बहुत ज़्यादा हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशंस में मिलते हैं। देखिए हैलोफाइल्स एंड थर्मोफाइल्स, ठीक है, समझ आ गई। अब हम आते हैं बैक्टीरिया पे। तो बैक्टीरिया में हमें क्या मिल रहा है? साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी मिल रहा है, हमें मिल रहा है। उसके बाद में हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी हो सकता है या फिर पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी हो सकता है, ठीक है। बाकी यूकैरियोट्स में हमारे पास हमारे 4 किंगडम्स हैं, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांटे। सो आई होप आपको ये किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो साथ ही साथ हम एक कार्ल बूस की टेबल भी देख लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सिमिलर है किससे? RH विटेकर वाली टेबल से। देखिए बैक्टीरिया यहाँ पे 3 डोमेन्स के हिसाब से डिवाइडेड है, बैक्टीरिया, आर्की और ये पूरा क्या हो गया? यूकैरिया, राइट। बैक्टीरिया में अगर हम किंगडम देखें तो यूबैक्टीरिया, आर्की में किंगडम देखें तो आर्की बैक्टीरिया, और यूकैरिया में अगर हम किंगडम देखते हैं, क्योंकि यूकैरिया तो क्या है? डोमेन है, तो यूकैरिया में किंगडम्स कौन से हो गए? प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। सेल टाइप इज वेरी इजी टू नो, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट्स, ये सारे यूकैरियोट्स हो जाएंगे, राइट। सेल स्ट्रक्चर्स हमने पढ़ा था, मोनेरा में क्या था? पेप्टाइडोग्लाइकन, पर मोनेरा डिवाइड हो गए किस में? यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया में। तो जो यू बैक्टीरिया थे उनमें तो सेल वॉल्स में क्या था? पेप्टाइडोग्लाइकन, बट जो आर्की बैक्टीरिया थे उनमें पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं था, they were cells without peptidoglycan, they were cells without peptidoglycan। इस वजह से they were specialized cell walls, जिसकी वजह से ये extreme environments में रह सकते थे आर्की बैक्टीरिया। प्रोटिस्टा में कुछ में सेल वॉल्स होती है, कुछ में नहीं होती है, जिसमें होती है वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। फंजाई में सेल वॉल्स मेड ऑफ काइटिन, प्लांट्स में सेल्यूलोजिक सेल वॉल, एनिमल्स में सेल वॉल वाज एब्सेंट। वेरी गुड। नंबर ऑफ सेल्स देख लेते हैं, यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया दोनों यूनिसेल्युलर, राइट। प्रोटिस्टा में हम देख लेते हैं कुछ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, कुछ कॉलोनीज भी फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। फंजाई में मोस्टली मल्टीसेल्युलर होते हैं, मोस्टली मल्टीसेल्युलर फंजाई होते हैं और लूज टिश्यू ऑर्गन हमें मिलता है, लूज टिश्यूज मिलते हैं, राइट। प्लांट्स में हम देखते हैं मल्टीसेल्युलर विद ऑर्गन्स एंड मल्टीसेल्युलर, एनिमेलिया में हमें मिलता है मल्टीसेल्युलर विद ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने देखा भाई है ऑटोट्रॉफ एंड हीटरोट्रॉफ, एंड ऑटोट्रॉफ एंड हीटरोट्रॉफ इन बोथ यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया, राइट। देन प्रोटिस्टा में भी हमारे को ऑटोट्रॉफिक एंड हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिल रहा है। प्रोटिस्टा में हमको हीटरोट्रॉफिक में क्या क्या मिलता था साथ में? सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक भी मिलता था।
फंजाई में हमने देखा और हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मिल रहा है हमें को, हीटरोट्रॉफिक में फिर से उनको सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिलेगा। प्लांटे में सिर्फ हमारे को ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिलता है, जबकि एनिमेलिया में हमें हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिलता है। और इसमें एक तो होलोजोइक होता है, क्या क्या होता है जल्दी से याद करते जाइए साथ साथ में, होलोजोइक होता है और क्या होता है, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम लोग, जैसे कि अगर हम यू बैक्टीरिया में देखें तो जो ऑर्गेनिजम्स हमारे गट में होते हैं, मैंने क्या बोला था, ये वाले ऑर्गेनिजम्स हमारे को कहाँ मिलेंगे, यू बैक्टीरिया हमारे गट में। तो सबसे ज़्यादा गट में पाए जाने वाला कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है, ग्राम नेगेटिव होता है, जो यू को एशेरिया कोलाई, ई कोलाई पढ़ते हैं ना आप लोग, राइट, स्ट्रेप्टोकोकस, ये हमारे को हमारी बॉडी में मिलते हैं, राइट। आर्की बैक्टीरिया में हमारे को जैसे मिलेंगे मिथानोजेंस एंड हैलोफाइल्स, जो सॉल्ट लविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। प्रोटिस्टा में हमारे को मिल जाएंगे सारे प्रोटोजोअन्स, अमीबा, पैरामीशियम, स्लाइम मोल्ड्स भी हैं और केल्प्स भी हैं, राइट। फंगस में हमारे को कौन कौन से मिलते हैं, फंगस में हमारे को यीस्ट भी मिलेगा और मशरूम भी मिलेगा। मशरूम देखे हैं आपने उगते हुए, कुछ एडिबल मशरूम्स होते हैं और कुछ टॉक्सिक मशरूम्स होते हैं। एडिबल मशरूम्स मेरे को तो बहुत पसंद है, एडिबल मशरूम्स, राइट। बटन मशरूम्स होते हैं जो हम खाते हैं, ठीक है। प्लांट्स में हमारे को ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स, फ्लावरिंग प्लांट्स, एंजियोस्पर्म्स एंड मॉसेस मिल जाते हैं। जबकि एनिमल्स में कौन से होंगे, एनिमल्स में स्पॉन्जेस, वर्म्स, इंसेक्ट्स, फिशेस एंड mammals. So with this we complete your biological classification and I hope कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर एक टिप है छोटा सा मेरा, बस ये है कि आप स्टोरी की तरह क्लासिफिकेशन को पढ़िए, कनेक्ट कर कर के क्लासिफिकेशन को पढ़िए। साइंटिस्ट को ऐसा मानिए कि कौन सा राजा आया, उसने कैसे प्रजा संभाली, फिर कौन सा राजा आया, उसने कैसे अपना गांव बनाया। अगर आप इस हिसाब से अपना क्लासिफिकेशन करेंगे तो आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा और आपको फैक्ट्स बहुत जल्दी लर्न और मेमोराइज भी हो जाएंगे। सो आई होप यू इट इज़ वेरी easy for you to learn this biological classification. Till then, see you next time. Thank you.